हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम धारा 116 के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम किसी भी जोत के विभाजन का नियम, प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धारा 116 होता क्या है देखते हैं दोस्तों। धारा 116 है क्या? जोत के विभाजन के लिए वाद दाखिल करना। ठीक है, ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 में वर्णित है। इस धारा के अंतर्गत होता क्या है? इस धारा में अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए एक भूखंड है, ये आपका कोई भूखंड है, ये जमीन है, जोत है, इसका विभाजन कराना चाहता है। मान लीजिए इसमें 4 खातेदार हैं, एक का नाम है रमेश, दूसरा का नाम है सुरेश, तीसरे का नाम है अनिल, चौथे का नाम है सुनील। ठीक है, अब ये चारों लोग रमेश, सुरेश, अनिल, सुनील ये चाहते हैं कि इस जमीन का जो है विभाजन कर दिया जाए। मतलब जो है इन चारों का हिस्सा जो होता है उसको इस पे दर्शा दिया जाए कि मतलब कहाँ किसका हिस्सा होगा, कैसे डिवाइड होगा, किस तरफ कौन जाएगा, किसके हिस्से में कितना रकबा होगा, इन सब के विभाजन का नियम जो है धारा 116 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है? यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जो है वाद दाखिल करना है धारा 116 के अंतर्गत, तो वह करेगा क्या? इसमें से एक ही खातेदार, जरूरी नहीं कि सारे खातेदार मुकदमा दाखिल करें, केवल एक खातेदार, ठीक है, एक खातेदार, ठीक है, जो कि सह अंशधारी होता है, सह अंशधारी, सह अंशधारी इसका मतलब क्या हुआ कि उसका भी अंश उस जमीन में, उस भूखंड में है। ये क्या होता है? ये वाद दाखिल कर सकता है। ठीक है, इसने वाद दाखिल किया। अब होता इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये भूखंड है, इसमें 4 लोग हैं और चारों लोग जो है रमेश, सुरेश, अनिल, सुनील हैं। इसी प्रकार एक कोई और भूखंड है, ठीक है, मान लीजिए इस भूखंड संख्या का हम नाम दे देते हैं भूखंड संख्या, मतलब गाटा संख्या होता है जो मैं पहले बता चुका हूं। भूखंड संख्या का नाम है ये 25। ठीक है, अब एक कोई और भूखंड संख्या है, ठीक है, जिसका संख्या है 28। ठीक है, एक भूखंड संख्या 25 है और दूसरी भूखंड संख्या 28 है। यदि इन दोनों भूखंड में 25 और 28 में ये जो चारों खातेदार हैं वो इसमें भी खातेदार हैं, ठीक है, ये चारों खातेदार इस खातेदार से मिलने चाहिए। अगर ये चारों खातेदार दोनों में सेम है, बराबर हैं, तब उसके लिए केवल एक ही वाद दाखिल करना होगा, उसके लिए 2 वाद दाखिल नहीं करना है। तो ऐसी समस्त जोत जिसमें जो है अगर खातेदार समान होता है, ठीक है, तो वह केवल एक ही वाद दाखिल करके अपना जो है बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक वाद आपका कब कब होगा? जब खातेदार समान हो। ठीक है, एक वाद दाखिल कब होगा? जब सारे खातेदार समान हो, मतलब वो जो है हर भूखंड में एक ही हो। अब आपका 2 वाद या फिर 3 वाद कब दाखिल किया जाता है? जब किसी भी, ठीक है, भूखंड संख्या में अगर जो है सह खातेदारों का जितने लोग सह खातेदार हैं उनके चेंजेज आती है। मान लीजिए कि 4 खातेदार थे, 5 आ गए, या फिर 4 में ही कोई ऐसा खातेदार जो एक भूखंड में था वो नहीं है, दूसरा खातेदार उसकी जगह आ गया है। ठीक है, तो वह इस केस में जो है आपका दूसरा वाद दाखिल करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो है हमको वाद कितने दाखिल करने हैं और कब दाखिल करने, कैसे दाखिल करने हैं। ठीक है, अगर भूखंड में सह खातेदार समान है तो एक वाद, अगर सह खातेदार समान नहीं है तो हमें एक से अधिक वाद दाखिल करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपने वाद दाखिल कर दिया। वाद दाखिल करने के बाद होता क्या है कि इस वाद के आधार पर जो है आपका एक नोटिस इशू होता है, उस नोटिस को जो है बाकी सह खातेदारों को, ठीक है,
अगर आप वाद दाखिल करते हैं तो दाखिल करने के उपरांत आपको एक, ठीक है, एक आपको नक्शा दाखिल करना पड़ेगा, ठीक है, एक आपको नक्शा बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये दर्शाएंगे कि ये जो है किसका हिस्सा है, ठीक है, रमेश का, सुरेश का, ठीक है, अनिल का या फिर सुनील का, ठीक है। आप एक जो है वाद दाखिल करेंगे, उसमें ये नक्शा दिखाएंगे कि ये हिस्सा रमेश का है, ये सुरेश का है, ये अनिल का है और ये सुनील का है, ठीक है। अब इस हिस्से में, इस हिस्से के आधार पर आपका जो है न्यायालय से एक नोटिस जो है भेजी जाएगी रमेश, सुरेश, अनिल, सुनील के पास। उसी आधार पे अगर इनमें से किसी को आपत्ति है, मान लीजिए आवेदन रमेश ने किया, ये आवेदन रमेश ने किया और रमेश की आवेदन पे अगर सुरेश, अनिल और सुनील ये तीनों जो है और आपत्ति नहीं दर्शाते हैं तो इसी के आधार पे फैसला हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक सामान्य जोत के बारे में हो गया। अगर जो है आपके जोत में आपका वो है, मान ली पेड़ है, कुआं है, तो उस केस में होता क्या है कि जोत की अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, इसमें अगर आपका कुआं, ठीक है, वृक्ष या फिर आपका कोई अस्थाई निर्माण हो गया, अस्थाई निर्माण, ठीक है, तो इस केसेस में होता क्या है कि यदि न्यायालय जो है इन तीनों का विभाजन कर सकता है तो करेगा। कुआं, वृक्ष, अस्थाई निर्माण, अगर इन तीनों का बंटवारा या फिर इससे कोई और भी है जिसको हम वहां से हटा नहीं सकते, उस केसेस में होता क्या है, अगर बंटवारा कर सकता है तो बंटवारा कर देगा। अगर बंटवारा नहीं हो पाता है तो इन तीनों का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन, इन तीनों का जो है मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन एक विहित रीति से किया जाता है, ठीक है। और मूल्यांकन के बाद जो है इसमें अंश का बंटवारा होता है। मान लीजिए कि अगर ये कुएं का, वृक्ष का, अस्थाई का किसी व्यक्ति में एक तरफा हिस्सा मिल रहा है किसी को, तो उसके आधार पे उसकी भूमि में कुछ बदलाव कर दिया जाएगा, उसकी मालियत जो है कम कर दी जाएगी। ऐसे केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें है कि अगर ये बात दाखिल होता है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाता है। ठीक है, वाद दाखिल हुआ, वाद दाखिल होने के बाद ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा और ग्राम पंचायत से ही ये मतलब रिपोर्ट ली जाती है, बताया जाता है कि हाँ ये जो भूखंड में जो वाद दाखिल किया गया है, जो हिस्सा दाखिल किया गया है वो सही है या नहीं सही है, तो ग्राम पंचायत भी एक पक्षकार इसमें बन जाती है। तो ये हो गया धारा 116 के बारे में आपका पूरा डिटेल में। अब इसे में हम बता देते हैं आपको जो है धारा 117, धारा 117 है क्या, ठीक है। धारा 117 में क्या है, ये जो विभाजन के आपके नियम है, ठीक है, उसका जो है न्यायालय ठीक है, विभाजन के जो नियम है उसमें न्यायालय के क्या कर्तव्य होते हैं इसका वर्णन जो है धारा 117 में किया गया है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, न्यायालय का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है क्या, जो विहित रीति होती है, विहित रीति के हिसाब से जो है विभाजन किया जाएगा। विभाजन करने के उपरांत जो है जो भू राजस्व होता है, आपने खतौनी में देखा होगा जो आपका लगान होता है, लिखा होता है 2 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपका लगान लिखा होता है वो होता है भू राजस्व। तो उस भू राजस्व का जो है बंटवारा कर देगा। 4 खातेदार हैं, 4 खातेदार में जिसके हिस्से में जितनी भूमि आती है उसको जो है बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके बाद होता क्या है, ये बंटवारा करने के बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है उतना भू राजस्व अपना चुकाएगा। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि आपका जो देय भू राजस्व है, ठीक है, देय भू राजस्व तब तक नहीं चेंज होता है जब तक न्यायालय से डिग्री ना मिल जाए, ठीक है।
न्यायालय से डिग्री मिलने के बाद ही देय भू राजस्व का बंटवारा किया जाता है। जब तक वाद दाखिल है तब तक पूर्ववत जैसे जो है आपका भू राजस्व दिया जा रहा था उसी आधार पे दिया जाएगा। न्यायालय से डिग्री मिलने के बाद ही जो है आपका भू राजस्व में बदलाव होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, धारा 116, 117 के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। अब इसके पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 में जो है हम इसका आवेदन का प्रोफार्मा और इसमें गाटा संख्या को कैसे मिला नंबर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और इसमें कोडिंग, कलर कोडिंग होती है, उसको कैसे हम टेबल पे शो करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।